Okay. Welcome everyone to the 8th lecture of this special lecture series जिसे हमने अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट के बैनर के अंदर लॉन्च किया था कुछ महीने पहले। इसको हम इस लेक्चर सीरीज में हम स्मॉल टाउन्स को एक्सप्लोर करते हैं, स्मॉल टाउन्स की हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। एंड इट्स अ वेंचर वेयर वी वुड वांट कि जो बात कभी अधूरी रह जाती है, मैं बॉलीवुड के स्टाइल में बोल रहा हूँ, बात अधूरी है तो जो बात अधूरी रह जाती है इन लार्ज हिस्ट्री, मेटा नैरेटिव्स और समंदर के अंदर जो हिस्ट्री के है, तो वो स्मॉल प्लेसेस की जो हिस्ट्रीज हैं उसको हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या उनमें यूनिकनेस है, क्या उनकी डायमेंशंस हैं, क्या उनके इंटरकनेक्शंस हैं। तो इन सारे जो इश्यूज को एक्सप्लोर करते हुए ये लेक्चर सीरीज अब 8वें पड़ाव पे पहुंची है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पिछले हम महीनों में 4 एग्जीबिशंस लगा चुके हैं, 4 मेजर एग्जीबिशंस। पहली एग्जीबिशन हमने टाइमलाइन पे लगाई थी, तो जो कि प्रोजेक्ट के ही रूबरू जो उसके रूब्रिक्स हैं उसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं। दूसरी एग्जीबिशन हमने जो महिला शिक्षा और गली नंबर 1 से 6 के अंदर जो विमेन माइग्रेशन हिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए आर्य महिला परोपकारिणी सभा में एग्जीबिशन लगाया। थर्ड एग्जीबिशन हमने नहीं, कौन सी मैं भूल गया, के बीच में एक मिस कर गया, सुखेरा बस्ती। हाँ, थर्ड हमने सुखेरा बस्ती के अंदर लगाई थी, जो कि जो ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी, जो प्री पार्टीशन मुस्लिम, राजपूत मुस्लिम लोकेलिटी थी, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है पोस्ट पार्टीशन, उसकी मेमोरीज, उसकी हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करती थी। और फोर्थ एग्जीबिशन हमने अभी जो रिसेंटली चल रही है ठठाई धर्मशाला, स्वामी केशवानंद स्कूल, वहाँ पर अभी ऑनगोइंग है, जो कि इस छोटे से शहर की जो एजुकेशन हिस्ट्रीज हैं, जो पब्लिशिंग और प्रेस हिस्ट्रीज हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए, अखबारिता जो उनके डायमेंशन उसको एक्सप्लोर करते हुए अभी ऑनगोइंग है। तो ये 4 एग्जीबिशन हम लगा चुके हैं। 5वीं एग्जीबिशन हम बहुत, क्योंकि एक मंडी के रूप में लेट 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश होता है, अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में, तो उसकी जो डायनामिक्स है एग्रेरियन प्रोडक्शन के, बिजनेस कम्युनिटीज़ के माइग्रेशन के, एक खास तौर पर जो शहर के बनने बनने और फिर बिगड़ने के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उसके जो और डायमेंशन उनको एक्सप्लोर करती हुई नेक्स्ट एग्जीबिशन नेक्स्ट मंथ के यानी जून के फर्स्ट वीक में लगाई जाएगी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वेंचर। अभी तक की जर्नी हमारी फ्रूटफुल रही है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट स्मॉल टाउन शुरू हुआ है, जिसमें जो हमारा पर्पस है वो हमारी जो छोटे शहरों की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसको एक हिस्टोरिकल मेमोरी के साथ जोड़ना है और एक लिविंग हिस्ट्री के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने का एक जरिया है। तो मैं निखिल को अब हैंड ओवर करता हूँ आगे की प्रोसीडिंग लेने के। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू योगेश। प्रोफेसर तनुजा, on behalf of team Abohar History Project, I welcome you. Thank you. मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे साथ लोगों ने ज्वाइन किया उनको मैं दूंगा, उसके बाद हम लेक्चर शुरू कर लेंगे। 1 घंटा तक आप डिस्कशन कर सकते हैं और फिर हम क्वेश्चंस लेके और फिर इसमें बातचीत शुरू करेंगे। तो प्रोफेसर तनुजा फिलहाल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं और मिडिवल हिस्ट्रीज, स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया और ओरैलिटीज, इन सब से जुड़े कोर्सेज ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इससे पहले इन्होंने पीएचडी अपना सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू से किया है और इन्होंने झालावाड़ राजस्थान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस पीजी कॉलेज में पढ़ाया। और प्रोफेसर तनुजा का इंटरेस्ट जो है वो नोमैडिक जो हिस्ट्रीज हैं राजस्थान में, थार डेजर्ट में, नोमैडिक नैरेटिव्स, नोमैडिक मतलब खाना बदोशी या बंजारों की जो मेरे ख्याल हिस्ट्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें आपका इंटरेस्ट है। और उसी सिलसिले में 2016 में जो आपकी किताब आई है नोमैडिक नैरेटिव द हिस्ट्री ऑफ मोबिलिटी, उसके बाद 2020 में
साउथ एशियन बॉर्डरलैंड्स, हिस्ट्री, मेमोरी, एफेक्ट नाम से आपकी बुक आई है। और आई थिंक हमारा जो ये लेक्चर सीरीज का ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो कंसर्न है कि 4 एरियाज से डिपार्ट करके जो स्मॉल टाउन्स हैं या फिर जो बॉर्डरलैंड्स हैं जिनकी शेयर्ड हिस्ट्रीज है बॉर्डर के इस तरफ और उस पार, वही शायद कंसर्न्स इस किताब में भी शेयर किया गया है। और फिलहाल आपका इंटरेस्ट सॉल्ट, हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट जो है इंडिया में, उस तरफ आपका शायद मेरे ख्याल से रिसर्च चल रहा है। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। मीडियम में हमारा मिक्स ही रहता है, अंग्रेजी हिंदी। बिल्कुल, मुझे बताया मुझे योगेश ने। थैंक यू निखिल, थैंक यू योगेश, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। तो ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है और खासकर जिस शहर की आप बात करते हैं अबोहर, वो जिन इलाकों और जिन शहरों के इतिहास पे मैं काम करती हूँ उसके काफी करीब है। जिस तरह की इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो उस शहर के काफी करीब है जिसकी बात मैं आज करने जा रही हूँ। तो मैं बीच बीच में मतलब स्क्रीन शेयर करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाई और इसलिए मैं उसको एक पीपीटी में भी नहीं रख पाई, बट एनीवे आई कैन स्टिल शेयर द स्क्रीन। सो इज इट, या इट्स हैपनिंग, ओके। सो यहाँ से सॉरी प्रोफेसर, मैं टॉपिक आज का बोलना भूल गया। आप आज नागौर के शहर पे मैं बात करने जा रही हूँ। तो ये जो तस्वीर आपको सामने दिख रही है नागौर के किले की तस्वीर है। और आम तौर पे जो राजस्थान के जो पुराने शहर हैं वो लगभग इसी हिसाब से बसे हुए हैं। मतलब बीच में एक किला है और किले के आसपास में काफी मतलब बेतरतीब तरीके से, एक तरतीब है उसमें लेकिन फिर भी आज के लिहाज से बेतरतीब तरीके से शहर आसपास में बसा हुआ है। तो नागौर में जो मेरा इंटरेस्ट है वो काफी पुराना है और काफी समय से मैं सोच रही थी। तो आपने मुझे बल्कि मौका दिया कि मैं नागौर के बारे में ज्यादा पढूं और थोड़ा बहुत काम इस बीच में हुआ भी है। पर्टिकुलरली एक यंग स्कॉलर हैं एलिजाबेथ हेलन, जिन्होंने रिसेंटली एक अपना शोध किया नागौर के ऊपर और उसकी पर्टिकुलरली अर्बन हिस्ट्री के ऊपर। तो धीरे धीरे करके काफी इंटरेस्ट इन शहरों की तरफ भी बढ़ता जा रहा है कि इनकी क्या हिस्ट्री रही है और क्या इनकी पोजीशन इतिहास में रही है। तो जो जैसे मैंने कहा, जो मैंने टॉपिक आपको दिया कि नागौर द मेनी पास, मिडिवल नागौर द मेनी पास, तो मेरा जो इस टॉक का जो उद्देश्य है या जो उसको कहने का मतलब इसको करने का भी एक जो कहना चाहिए मोटिव है वो ये है कि हमारी जब हम राजस्थान के शहरों की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे दिमाग में जो है राजस्थान के शहरों की एक खास तस्वीर है कि मतलब उसमें किला होगा और उसमें वहां पे आसपास राजपूत होंगे और उसमें एक खास तरह का मतलब माहौल होगा। तो लेकिन जब हम राजस्थान के शहरों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो शहर हैं ये दरअसल पहली बात जो है खास इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये शहर पर्टिकुलरली वाटर सोर्सेज के आसपास में इमर्ज करते हैं और इनका जो काफी इतिहास जो है वो पानी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनमें रिलीजन और कास्ट, इन दोनों का एक बड़ा ही जो है बड़ा कहना चाहिए कि एक मिला जुला एक तस्वीर जो है इन मीम्स पे उभरती है। और काफी इनमें ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलते, इन शहरों में काफी कॉन्फ्लिक्ट भी मिलते हैं, लेकिन अनलाइक जो हमारी इमेजिनेशन है राजस्थान के शहरों की, दरअसल काफी एक मिला जुला अर्बन कॉन्टेक्स्ट जिसमें कई तरह की जातियां रहती हैं जो कई तरह के अलग अलग कामों को करने के लिए करती रही हैं। और कई सारे धार्मिक संप्रदाय पर्टिकुलरली हिंदू, जैन और मुसलमान इन शहरों में आसपास में बसते हैं। इनफैक्ट ये जो शहर हैं इनका अगर जो पर्टिकुलरली जो पुराने शहर जो कि परकोटे के अंदर कोटे के आसपास बसते हैं, इनमें अक्सर हम जो है जो नेबरहुड्स हैं उनका जो बंटवारा जो है वो खास हम लोग जातियों
के आसपास पाते हैं, क्यों मतलब वो खत्रीपुरा होगा या फिर वो रैगरपुरा होगा, इस तरह से खास करके पर्टिकुलर जातियों के आसपास में हम लोग को पाते हैं। तो अगर हम नागौर को भी पढ़ें तो हमें इसी प्रकार का हमें डिवीजन नागौर के इतिहास में भी मिलता है। तो जब मैं कहती हूँ कि नागौर के कई इतिहास है, तो पहली बात तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ इसी बात से कि नागौर में मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है। अक्सर आजकल मेरे दोस्त जैसी मैं बॉर्डरलैंड बोलती हूँ तो वो हंसने लगते हैं, क्योंकि एक तरह से वो ऑब्सेशन ही हो गया है। लेकिन अगर मैं नागौर को प्लेस करूं तो वो एक खास किस्म, नागौर का शहर और नागौर का इलाका एक खास किस्म का लिमिनल इलाका है, जिसमें कि अग्रेरियन और पेस्टोरल यानी कि खेतीहर और पशुपालक समुदाय जो हैं वो एक तरह से आपस में मिलते हैं। एक तरह से ये दोनों आपस में करीब आते हैं। अगर हम नागौर का पुराना इतिहास पढ़ें तो हमें, क्योंकि मेरा जो ज्यादा जो इंटरेस्ट रहा है वो 18th सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स में रहा है जोधपुर स्टेट के, तो हमें नागौर जो है एक बड़े वाइब्रेंट ट्रेडिंग सिटी के रूप में उसका हमें उदाहरण मिलता है। काफी सारे पेटिशंस जो हैं वो नागौर के व्यापारियों की तरफ से आते हैं। और नागौर का जो इतिहास अगर हम कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में भी जाते हैं और उसके आसपास में भी देखते हैं, तो जैसे एक राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक जो है वो नागौर में भरता है। और नागौर में ही ऊंटों का और बैलों का जो ट्रेड है उसका हमें बहुत सारे रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि कई सारे व्यापारी जो हैं दूर दूर से वो ऊंट या बैल या इवन घोड़े, इनके व्यापार के लिए वो नागौर के मेले में आते हैं। इनफैक्ट हमें 18th और 19th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे रेफरेंसेस इस बात के भी मिलते हैं कि किस तरह से जो पशु चोरी के जो इल्जाम लगते हैं और उनके आसपास में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उनका उल्लेख हमें इन डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। और काफी सारा मतलब किस तरह से वो रिजॉल्व किए जाते हैं या नहीं भी होते हैं, तो वो क्या नेटवर्क्स हैं पर्टिकुलरली इस क्रिमिनलिटी के आसपास में, उसका काफी कुछ हमें पता जो है वो इससे चलता है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि कम से कम इस समय में नागौर जो है एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्पेस है, जहां पर अलग अलग किस्म के व्यापारी, चाहे वो जिन्स का व्यापार कर रहे हैं, ग्रेन का व्यापार कर रहे हैं, ऊन का व्यापार कर रहे हैं, या घी के व्यापार का हमें काफी कुछ रेफरेंस मिलता है नागौर के कॉन्टेक्स्ट से, पशु के व्यापार का मिलता है। तो एक इस तरह के शहर के रूप में हमारे सामने नागौर की एक इमेज आती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नागौर जो है एक ऐसी स्पेस के रूप में इमर्ज करता है जो कि ना तो पूरी तरह से रेगिस्तानी है जैसे कि हम जैसलमेर या बाड़मेर की तरफ जाते हैं, और ना ही जो है जो पूर्वी राजस्थान के जो शहर हैं जो कि जहां पर मतलब हमें दो फसलों के भी उदाहरण काफी मिलते हैं, ना ही उस तरह का शहर है। तो ये एक बीच में एक लिमिनल किस्म का शहर है जहां पर एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि कई प्रकार के लाइवलीहुड करने वाले से संबंध रखने वाले लोग इस शहर में बसते रहे हैं। तो एक सवाल जो है वो काफी लंबे समय से जब से मैं मतलब शुरुआती काम जो था मेरा वो मार्केट टाउन्स के ऊपर था, तो जब मैं करती थी तो ये सवाल काफी समय तक मेरे दिमाग में रहा और उसको मैंने समझने की कोशिश भी की कि जब हम मध्यकालीन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मध्यकालीन राजस्थान के संदर्भ में हमें बहुत सारे मार्केट टाउन्स का हमें उदाहरण मिलता है। अगर हम मतलब उससे पहले जैसे हम अगर पूर्व मध्यकाल की तरफ जाते हैं और खास करके हम जैसे बीडी चट्टोपाध्याय के काम की बात करते हैं तो वो पूर्व मध्यकाल में बताते हैं कि जैसे नारलाई, सेवाड़ी, बाड़मेर और उसके अलावा नादौल, बाद में मंडोर, नागौर, सांचौर, ये अजमेर, ये काफी सारे जो शहर थे ये पूर्व मध्यकाल में बसने शुरू हुए और इसमें एक खास किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट जो डेवलप हुआ जिसमें कि लीनिएज यानी कि राजपूत वंश, जो नए राजपूत वंश जो मतलब जो पूर्व मध्यकालीन राजपूत वंश हैं जो उभर रहे थे, और उसके अलावा व्यापारिक जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ आई और इनके मिलने से इन शहरों का विकास हुआ। तो आमतौर पर जैसे हम इन शहरों के विकास के इतिहास को देखते हैं तो कुछ हमें कॉमनैलिटीज दिखती हैं, जैसे कि गढ़ का बनना, एक फोर्ट का बनना। ये फोर्ट ऑब्वियसली धीरे धीरे करके इमर्ज करे, जैसे अगर हम नागौर का भी फोर्ट देखते हैं और कई सारे इस तरह की कॉमन फीचर्स हैं राजस्थान के फोर्ट्स में, तो नागौर के फोर्ट
का जो बनना हुआ वो लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास में इसके हमें हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो इसका जो परकोटा है, इसमें जो नीचे का बेस है वो लगभग 30 फुट का है, और जैसे जैसे वो दीवारें ऊपर चढ़ती है तो घट के वो 12 फुट के आसपास में रह जाता है। लेकिन ये मतलब इस स्टाइल में आमतौर पर ये बने, लेकिन ये दुर्ग जो था ये पुराने फोर्ट के ऊपर बना, और जो अर्ली फोर्टिफिकेशन थी वो लगभग 9th टू 10th सेंचुरीज के आसपास में मिलती है। और कई सारे व्यापारी जो कम्युनिटीज हैं वो इन सभी शहरों में बसने लगे, और ये शहर जो थे काफी थ्राइविंग ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में इमर्ज किए। तो जो एक सवाल मेरे दिमाग में उस समय से रहा, जो काफी समय तक रहा, वो ये था कि इवन 18वीं शताब्दी तक भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पाते हैं कि इनमें काफी व्यापार है। इनफैक्ट मतलब जो मेरी थीसिस थी वो यही प्रपोज करती थी कि 18वीं शताब्दी में जो राजपूत स्टेट इमर्ज कर रहे हैं वो काफी अपना रिसोर्स जो है ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने में लगा रहे हैं इस समय में, ताकि कि मतलब जो पोस्ट मुगल जो स्टेट इमर्ज कर रहा है उसका मारवाड़ के संदर्भ में उसका एक काफी हिस्सा जो है वो ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम 19th सेंचुरी की ओर जाते हैं, और ये सवाल एक मारवाड़ी इमिग्रेशन के सवाल से भी जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान के जो ये व्यापारिक शहर हैं ये जो हैं वो व्यापार के नक्शे से गायब होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाली की बात करते हैं। पाली जो है वो इवन लाइक 19th सेंचुरी तक भी एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि उसमें वो जो है ओपियम ट्रेड के लिंक से जुड़ा हुआ है। लेकिन पाली जो है वो बाय द टाइम लाइक मिड 19th सेंचुरी तक का भी जो समय आता है, उस समय तक वो पाली शहर जो है, जिसको कि टॉड कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एम्पोरियम है, वो शहर खत्म होने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये काफी हद तक ये रेलवेज के साथ भी जुड़ा रहा, क्योंकि जैसे जब रेलवे नेटवर्क्स बनने लगे तो राजस्थान के जो ये व्यापारिक शहर थे ये रेलवे नेटवर्क के दायरे से बाहर रहे, और उसके चलते कई सारे जो पुराने जो व्यापारिक शहर थे वो खत्म हुए, नए व्यापारिक शहर वो बनने लगे। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर नागौर भी जो है एक ऐसा शहर है जो कि काफी 18th सेंचुरी तक जो है हमें इसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन 19th सेंचुरी में धीरे धीरे करके इस शहर का जो स्कोप जो है एक व्यापारिक शहर के रूप में धीरे धीरे करके कम होने लगता है। 1891 में जहां तक 1891 में जो है ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ता है, जो जोधपुर बीकानेर रेलवे लाइन जो आगे जाकर के वो जो है मुनाबाव तक जाती है, तो उस रेलवे लाइन से ये जुड़ने लगता है। और लेकिन उस समय तक जो है रेलवे नेटवर्क्स जो व्यापारिक नेटवर्क्स हैं वो इस कदर चेंज हो चुके हैं कि उसके बाद इसका फॉर्च्यून जो है वो एक छोटे शहर के रूप में रह जाता है। ये कभी भी मतलब जो बाद में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो जाकर के 20th सेंचुरी में कुछ शहरों में होता है वो नागौर में उस हद तक नहीं होता। तो इस कॉम्प्लेक्स मतलब जो इतिहास जो है जिसमें कि कई तरह के लाइवलीहुड्स, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो पैस्टोरलिज्म है, चाहे वो खेती है, और कई तरह की कल्चरल जो पॉसिबिलिटीज हैं या जो मतलब जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो इस शहर में रहे हैं, और इसीलिए इस शहर का इतिहास जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो आज मैं मतलब कुछ हद तक तो आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ ले डाउन द फैक्ट्स कि क्या क्या मतलब इस शहर के बारे में हम लोग जानते हैं। और इस आगे जाकर के मतलब मैं ये भी जो अलग अलग जैसे जैन सूफी और जो संप्रदाय रहे हैं इनका विकास इन शहरों में कैसे हुआ, और इनके विकास की वजह से यहाँ का जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है वो किस तरह से इमर्ज किया। और फाइनली मैं कुछ विवादों की बात करूंगी जो इन शहरों में उभरे, और मेरे ख्याल से हो सकता है वो हमें एक दिशा दे कि हम जो आज के राजस्थान में जिस तरह के शहरों में विवाद उठ रहे हैं वो विवाद जो है उनसे इनसे कितने अलग हैं या कितने जुड़े हुए हैं। तो अगर हम देखें नागौर के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो हमें मतलब कुछ जो हैं जो इतिहासकार हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो सॉरी मतलब मेरे नामों में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग रहता है, तो एंशिएंट टाउन्स
इन राजस्थान करके जो किताब है, तो उसमें जिक्र होता है कि इसका पुराना नाम ये नाग वंश, जो एक जिसके ऊपर काफी डिस्प्यूट और काफी डिस्कशन राजस्थान के अंदर होता है, उससे जुड़ा हुआ ये शहर है। और इसका पुराना नाम जो है अहिछत्रपुर कहा जाता है। दशरथ शर्मा जो है इसको डिसएग्री करते थे, कि वो मानते थे कि अहिछत्रपुर जो है वो बीकानेर के नजदीक कहीं था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि अहिछत्रपुर जो पुराना जो किला अहिछत्रपुर का है, वो वही आगे जाकर के नागौर शहर में डेवलप हुआ। तो जैसे मैंने बीडी चट्टोपाध्याय का जिक्र किया, तो वो जो पुराने जो शहर अर्ली मिडिवल इंडिया में जो डेवलप करते हैं, उनमें मानते हैं कि नागौर भी एक शहर था। और इसमें भी वही पैटर्न था कि चौहान जो राजवंश थे, उन्होंने उनके साथ में, और उसके अलावा पर्टिकुलरली माहेश्वरी ओसवाल जो राजवंश थे, वो आसपास में बसे। और ये शहर जो है एक ग्रेन मंडी और एक मार्केट के रूप में इवॉल्व करने लगा, पर्टिकुलरली जैसे कैटल ट्रेड या उससे जुड़े हुए व्यापारिक जो एक्सचेंजेस थे, उन रूट्स के आसपास में ये डेवलप हुआ। तो उन रूट्स में एक तरह से ये शामिल रहा। तो लेकिन जो है जब हम अर्ली मिडिवल इंडिया से हम लोग जब टर्किश रूल की तरफ बढ़ते हैं, तो चौहानों और तुर्कों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो नागौर तक भी पहुंचा। और 1112 में मोहम्मद बहलीम, जो कि बहराम शाह जो कि एक मोहम्मद गोरी और उसके बाद इल्तुतमिश से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने वहां पे उनको मोहम्मद बहलीम को गवर्नर बनाया। और उसके बाद जो है ये नागौर की ये भी एक खासियत रही कि जो भी गवर्नर बने वो अपनी इंडिपेंडेंस को पाने की हमेशा कोशिश करते रहे, तो वो अक्सर रिवोल्ट करते रहे। इसके पूरे इतिहास में हम लगभग ये देखते हैं। तो जब मैं इस समय में नागौर की बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ शहर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आई विल कम बैक टू द टाउन ऑल्सो, लेकिन इस समय में जब हम नागौर की बात कर रहे हैं तो हम एक लार्जर इलाके की बात कर रहे हैं। और इसमें कई सारे आज के समय संदर्भ से भी इम्पोर्टेंट शहर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस लाडनू, जो कि जैन लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, और उसके अलावा मेड़ता, जो कि वैष्णव लर्निंग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर बनता है। वो ये सारे शहर जो हैं इस पूरे जो लार्जर नागौर है उसमें ये जुड़े हुए हैं। तो अब बहलीम शाह जो हैं वो मोहम्मद बहलीम जो है वो बहराम शाह के सामने खड़े नहीं रह पाए, और अल्टीमेटली जो है उनको हरा दिया गया, और उन्होंने एक नए गवर्नर को अपॉइंट किया जिनका नाम था सालार हुसैन। और ये सालार हुसैन ने कुछ समय तक राज्य किया, और उसके बाद अजय राज चौहान जो हैं जो अजमेर से बढ़े, और उन्होंने जो है उनको डिफीट किया। और यहाँ पर एक तरह से राजपूतों, तो ये स्ट्रगल जो है राजपूतों और तुर्कों के बीच में काफी लंबे समय तक ये चलती रही। तो इसमें वी फाइंड अ लॉट ऑफ इंट्रा राजपूत स्ट्रगल ऑल्सो। तो चौहानों और चालुक्यों के बीच में, सोलंकियों के बीच में ये स्ट्रगल चली। और इसमें हमें सिद्धराज जयसिंह की विक्ट्री के भी हमें सिद्धराज जयसिंह जो सोलंकी राजा हैं गुजरात के, उनकी विक्ट्री के भी हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। और उनके और अर्णोराज चौहान के बीच में लड़ाइयाँ हुई नागौर को लेकर के, और इस तरह से चौहानों और चालुक्यों के बीच में नागौर जो है वो आगे पीछे होता रहा। अब तराई की जो बैटल, जिसमें कि पृथ्वीराज जो है मतलब इससे पहले जब वो हारे, तो उसके बाद नागौर जो है वो टर्किश सल्तनत का, यानी दिल्ली की जो सल्तनत थी उसका हिस्सा बना। और लगभग 1195 से लेके और 1270 तक लगातार यहाँ पे जो गवर्नर्स थे वो दिल्ली की सुल्तानों द्वारा उनको गवर्नर बनाया गया। मोहम्मद बिन बख्तियार एक गवर्नर बने जिन्होंने उसको एक मिंट टाउन बनाया, यानी कि इसमें एक टकसाल स्थापित की। और हमें 1211 का एक सिक्का भी मिलता है जिसमें कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का नाम है और उसमें नागौर का भी नाम है। तो मतलब वो इट वाज फेयरली इंटीग्रेटेड इनटू द दिल्ली सल्तनत।
हमें मिड 13th सेंचुरी में कई सारे उदाहरण मिलते हैं कि राजपूतों ने उसको नागौर को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बलबन जो है वो बलबन के साथ युद्ध हुए, बलबन ने उनको हराया। नागौर जो है काफी स्ट्रैटेजिक इस हिसाब से, मतलब दिल्ली सल्तनत के हिसाब से रहा, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद जाने का एक रास्ता जो है वो नागौर से जाता था, उसके अलावा मुल्तान से दिल्ली आने का भी एक रास्ता जो है वो नागौर से आता था। तो मतलब स्ट्रैटेजिक ट्रैवल के हिसाब से, यानी आर्मी के फ्लोज के हिसाब से भी नागौर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जगह थी दिल्ली सल्तनत के हिसाब से, इसलिए वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। नागौर के बारे में एक जिक्र हमें अमीर खुसरो के राइटिंग्स में मिलता है। वो खज़ाइनुल फुतूह में जिक्र करते हैं कि मंगोल जो हैं वो लगभग नागौर तक पहुंच गए थे। अब वो कितना सही है गलत है हम नहीं जानते, लेकिन नागौर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में डेवलप इस समय तक हो रहा है। इसके पश्चात जो है दो राजपूत वंश जो हैं तुगलकों के बाद खास करके इसके ऊपर, नागौर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तो है राठौड़ जो कि मारवाड़ के हैं, और दूसरे हैं उदयपुर के जो मेवाड़ जो राज्य है उसके जो राणा हैं सिसोदिया, वो भी जीतने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान में सबसे पहले जो है राव चुंडा जो मारवाड़ के हैं वो अधिकार करते हैं, लेकिन वो धीरे से वो उनको जो है हिसार के कायम खान और मुल्तान के खिजर खान जो है वो आपस में जुड़ करके इनको हरा देते हैं। तो बेसिकली दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड। थोड़े समय के लिए इसके बाद जो है फिरोज तुगलक की डेथ के बाद उनके ही एक अमीर जो है शम्स खान दंदानी, जो माने जाते हैं काफी रिस्पॉन्सिबल एक तरह से अर्बन जो डेवलपमेंट हुआ नागौर में, उसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस पे रूल किया। मतलब वो किसी भी वंश से जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने काफी फेमस तालाब जिसको बनवाया, जिसका की नाम है शम्स तालाब, और उनके और राजपूतों के बीच, राजपूत क्लैंस के बीच में काफी स्ट्रगल चलती रही। इनफैक्ट काफी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि पहले राणा मोकल मेवाड़ के, और उसके बाद राणा कुंभा ने काफी मतलब तो मतलब गुजरात की तरफ से भी, गुजरात के सुल्तान की तरफ से भी इसमें इंटरफेरेंस रहा, और तो इनके मतलब स्ट्रगल्स आपस में चलते रहे। फाइनली 1530 के आसपास जो हैं, जो मारवाड़ के काफी प्रसिद्ध शासक जो मालदेव हैं वो नागौर के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, और उनसे भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए शेरशाह जो हैं वो को ले लेते हैं। और इस दौरान में जो है वो एक प्रकार से नागौर का जो विस्तृत एरिया है, इलाका है, यानी लाडनू मेड़ता, ये जो है वो सेपरेट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। अलग इनफैक्ट जब वो मुगल शासन जब बनता है तो ये सेपरेट जागीर के रूप में बनते हैं, और नागौर जो है वो एक लार्जर राज्य के बजाय एक शहर के रूप में, एक अर्बन राज्य के रूप में एक तरह से वो रह जाता है, जो हमें कई सारे राजस्थान के शहरों के बारे में जो पर्टिकुलरली जो सल्तनत से जुड़े रहे, जैसे कि जालौर है या सांचौर है, इसके बारे में हमें इसी तरह का इतिहास मिलता है। और इनफैक्ट जब राजस्थान के इतिहास लिखे जाते हैं तो क्योंकि राजस्थान के इतिहास जो है राज्य वंशों के हिसाब से लिखे जाते हैं, तो अक्सर इस प्रकार के जो शहर हैं, जैसे नागौर हो गया या जालौर हो गया या सांचौर हो गया, ये छूट जाते हैं। इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी राजवंशों के इतिहास को पढ़ने में नहीं मिलती। तो जैसे नागौर के अलावा सांभर, डिडवाना, नारायणा, ये सारे इलाके जो हैं वो नागौर की जो एक्सटेंडेड जो रीजन है उसमें से अलग हो जाते हैं, और आगे के संदर्भ में हम नागौर शहर की बात जो है वो ज्यादा करते हैं। तो शम्स खान के जो डिसेंडेंट्स हैं वो लगभग मिड मतलब अर्ली 16th सेंचुरी तक वो रूल करते हैं नागौर में। अकबर जो है वो अपना मतलब जब उनकी जो राजस्थान कॉन्क्वेस्ट है 1560s 70s में, उस दौरान में वो 2 बार एविडेंस हमको मिलता है कि रेफरेंसेस मिलते हैं कि वो नागौर में आते हैं। 1560 में नागौर जो एक सरकार बन जाता है। सो ऑन द वन हैंड लाइक द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस गेट्स लिमिटेड टू द सिटी ऑफ नागौर, और दूसरी तरफ जो है वो
एक मतलब मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लेंस में इनफैक्ट हमें पता लगता है कि कई सारे दूर दूर तक के इलाके भी जो है वो नागौर की सरकार में जुड़ जाते हैं। तो नागौर की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है मुगल कॉन्टेक्स्ट में वो फिर सरकार नागौर के हिसाब से जुड़ती है। इससे पहले जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच का कुछ संघर्ष भी नागौर को लेकर के होता है। शेरशाह के बाद कुछ समय तक जो है इस्लाम शाह सूर के अधीन भी नागौर रहता है और एक मॉस्क भी जो है वो वहां पर बनाते हैं। फाइनली जो है एक तरह से मतलब जिसको कहना चाहिए कि मुगल राजपूत अधिकार में जो है नागौर जो है वो 1570 के आसपास आता है। और 15 तो एक तरह से क्योंकि नागौर जो है वो जोधपुर और बीकानेर के ठीक बीचों बीच है। अगर आप बीकानेर से जोधपुर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक बीच में नागौर का शहर पड़ता है। तो काफी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोधपुर और बीकानेर के बीच में भी रहता है नागौर पे कंट्रोल के लिए। तो पहले जो अकबर हैं वो इसको देते हैं बीकानेर के जो राय सिंह हैं उनको देते हैं। और उसके बाद ये जो है कुछ समय तक मतलब अकबर चलता रहता है जोधपुर और बीकानेर के बीच में। और शाहजहां के रेन में ये 1640s में किसी समय ये जो जोधपुर का जो राज्य है गज सिंह के बाद वो अपना जो एयर बनाते हैं वो अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को बनाते हैं। तो जो उनका बड़ा बेटा है अमर सिंह उनको नागौर मिल जाता है और उनको टाइटल मिलता है राव का। और अमर सिंह अपने हिसाब से काफी फेमस हैं क्योंकि वो जो है उन्होंने जो है मुगल दरबार में शाहजहां के सामने जो मुगल मीर बख्शी सलाबत खान है उनको मार दिया था। तो मतलब नागौर के इतिहास में और नागौर की राइटिंग्स में अमर सिंह को लेकर के काफी किस्से कहानियां काफी चीजें मिलती है हमें। तो ये नागौर का 17 काफी सारे इंस्टेंसेस हमें rush through this 1754 some disturbance so 1754-55 में मराठा सीजेस में नागौर जो है काफी डिस्ट्रॉय होता है और उसके बाद इमर्ज करता है। तो इस तरह से मतलब ये इस इलाके की कहना चाहिए मतलब पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से। नागौर इनफैक्ट काफी फिगर करता है आईने अकबरी में। और इनफैक्ट शेख मुबारक जो कि अबुल फजल और फैजी के जो पिता हैं वो नागौर से हैं। जब पहला मतलब वन ऑफ द रिवोल्ट्स अकबर के अगेंस्ट जब होता है, जब शरफुद्दीन रिवोल्ट करते हैं अजमेर में, तो वो भाग करके नागौर जाते हैं। तो नागौर जो है काफी फिगर करता है इनफैक्ट अकबर के समय की राइटिंग में। इस शहर में रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में दो बड़े महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। एक तो है जैन, नागौर इमर्जेस एज अ मेजर सेंटर ऑफ जैन लर्निंग। तो नंबर ऑफ जैन टीचर्स, हमें काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि वो नागौर आते हैं और यहाँ पर हमें खड़तरगच, तपगच, उपगच तीनों सेक्ट्स के यहाँ पे हमें उपाश्रय की जानकारी हमको मिलती है। बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं, इवन सल्तनत काल में बहुत सारे जैन टेक्स्ट जो हैं वो नागौर में कंपोज किए गए। सारस्वत प्रक्रिया, कुमार संभव, योग शास्त्र, स्वर्ग चरित्र जो कि 16th सेंचुरी में इस दौरान में यहाँ पर कंपोज हुए। यहाँ पे हमें 12th सेंचुरी में काफी एक फेमस जो जैन गुरु हैं सिद्धसेन सूरी, जो इसको वो तीर्थ कहते हैं, सकल तीर्थ स्त्रोत एक किताब लिखते हैं और उसमें इसको तीर्थ बताते हैं। हमें काफी सारे जैन टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। हेमचंद्र सूरी जो कि काफी फेमस हैं अगेन बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स, उनका जो जैन समुदाय में ऑर्डेन जो हुए वो नागौर में हुए। उसके अलावा हमें जिनवल्लभ सूरी, जिनदत्त सूरी, काफी सारे जो फेमस काफी प्रसिद्ध जैन गुरु हैं वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं इवन सल्तनत काल में, जिसमें कि जैन जो पार्टीज हैं, पिलग्रिम पार्टीज हैं, वो परमिशन मांगती हैं कि हम मतलब परमिशन का मतलब ये नहीं कि वो मतलब वो ये एक प्रकार से इन्फॉर्म करती हैं कि हम नागौर में तीर्थ के लिए आना चाहते हैं और वो आते हैं। और यहाँ पर
13वीं और 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास भी हमें जैन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो जैन समुदाय का एक काफी स्ट्रॉन्ग, जो कि बाद में इसके साथ साथ नागौर के साथ साथ में लाडनू में शिफ्ट होता है और वहां पर वो डेवलप होता है। तो इस तरह से जैन लर्निंग का काफी हमें काफी सारे हमें यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे कंपोज हुए, बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे कॉपी किए गए, काफी सारे गुरुओं ने यहाँ पर जैन समुदाय में विजिट किया। एक खास करके मतलब विद इन द जैन कॉन्टेक्स्ट नागपुरिया गच्छ जो है वो पर्टिकुलरली माना जाता है कि वो नागौर से ही संबंधित है। यहाँ पर ओसवाल जो जैन हैं उनका काफी सारा साहित्य और उनका काफी सारा जो इन्वॉल्वमेंट है नागौर के इतिहास में हमें मिलता है। दूसरा जो एंगल है नागौर का ये है कि वो एक सूफी साइट के रूप में डेवलप हुआ और 3 बहुत महत्वपूर्ण, काफी सारे नागौर में एक्चुअली काफी सारे सूफी श्राइन्स हैं, लेकिन 3 जो हैं महत्वपूर्ण श्राइन्स जो हैं, मैं आपको उनमें से एक आपको मैं दिखाती हूँ। ये है जी, ये जो कि ये जो सूफी ये जो श्राइन है ये जो है जिनको कि सुल्तान अल तारिकीन कहा जाता है, यानी किंग ऑफ रिनाउंसर्स, जो ख्वाजा हामिद अल-दीन नागौरी सूफी जो है सवाली 1274 में जिनकी डेथ हुई, ये उनका श्राइन है और काफी महत्वपूर्ण सबसे बड़ा श्राइन जो है नागौर का इसको माना जाता है। यहाँ पर इसी सॉरी वो स्क्रीन शेयर आप कीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयर विजिबल, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, अभी तो मैंने किया हुआ था। हाँ वो हर चला गया था, सॉरी। ओके हाँ, ये देखिए, तो ये मतलब काफी ये कहा जाता है कि जो इसके जो ये खास जो इसकी जो डिजाइन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया और ये मतलब सबसे बड़ी दरगाह जो है नागौर में यही मानी जाती है। उसके बाद इसमें एक और इसी नाम के सूफी हैं जिनको कि जो सोहरावर्दी सूफी हैं, जो कि काजी हामिद अल-दीन नागौरी जिनको कहा जाता है, और पीर दामर साहब भी इनको कहा जाता है, तो इनकी दरगाह भी नागौर में है। और जो तीसरा जो एक महत्वपूर्ण दरगाह है वो कादरी सिलसिले की दरगाह है, जिनको कि बड़े पीर साहब कहा जाता है, और इनके आसपास में जो मोहल्ले बसते हैं वो पीरजादा मोहल्लों के रूप में इनको जाना जाता है। तो खास करके 18th सेंचुरी, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन 18th सेंचुरी में अवेलेबल होता है हम लोगों को, तो खास करके 18th सेंचुरी में एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टर्न आता है जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां पर जो मुगल काल में जो डॉक्यूमेंटेशन हुई वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो पर्शियन में है, लेकिन काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो राजस्थानी में है, मतलब राजस्थान की अलग अलग भाषाओं में वो डॉक्यूमेंटेशन है, और खास करके मारवाड़ में जो है ये पेटिशंस के रूप में है। तो काफी सारे जो मतलब अब जो स्कॉलर्स काम करने लगे हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे काम करने लगे हैं, जो कि इन दरगाहों से संबंधित हैं। मतलब कि लोग जो हैं, तो एक खास किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो नागौर में डेवलप होता है, जिसमें कि ऑन दी वन हैंड, क्योंकि ये मुगलों और राजपूतों के बीच में ट्रांसफर होता रहा और ये एक तरह से पहले तो इसको वतन जागीर नहीं माना गया, लेकिन एक बार जब ये जो अमर सिंह की लाइन के पास चला जाता है और तो ये लगातार जो है अमर सिंह के डिसेंडेंट्स के पास में रहता है, तो एक तरह से ये उनकी वतन जागीर हो जाता है। तो वतन जागीर होने के बाद में एक तरफ से हमें मिलता है कि काफी सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो राजपूत सेटअप के रूप में डेवलप होता है, लेकिन एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेटिव रोल जो है वो नागौर के सूफी भी प्ले करते हैं। वो काफी हद तक जो है लोग, जैसे पर्टिकुलरली जो उनके जाति मामला आते हैं, जैसे कि अडॉप्शन हो गया या विल का मामला है, अक्सर जो है उसका
एक तरह से जैसे हम आजकल अटेस्टेशन कराते हैं, उस तरह से उसका वेरिफिकेशन जो है वो नागौर के सूफी दरगाहों या काजियों द्वारा वो कराया जाता है। तो काफी एक लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स का एक काफी बड़ा स्टॉक जो है वो पर्शियन में मिलता है, जो कि जिसमें काफी सारे डिस्प्यूट्स के बारे में बात की जाती है कि मतलब विधवा जो है वो उनकी इनहेरिटेंस को लेकर के। तो एक तरह से ये जो सूफी हैं वो सूफी या जो वहाँ जो काजी, मतलब ये माना जाता है कि जो यहाँ के इज्जतदार लोग हैं या यहाँ के जो रसूख लगने वाले लोग हैं या जिनकी बात मानी जा सकती है, उसमें ये पीरजादे हैं और उनको उनकी गवाही जो है वो इन लीगल डॉक्यूमेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा जो है काफी इनमें से काफी सारे डिस्प्यूट्स जो चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे वो अन्य लोगों के हों, वो राजपूत कोर्ट में भी जाते हैं। तो वो अपनी पंचायत के थ्रू, तो जैसे हम लोग देखते हैं कुम्हारों के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उसके अलावा धोबियों के डिस्प्यूट्स आते हैं जो दरबार में भी जाते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के डिस्प्यूट हैं। कुछ जमीन को लेकर के होते हैं, कुछ आपसी शादी ब्याह के मामलों को लेकर के होते हैं। तो एक खास किस्म का जो है वो सेटअप डेवलप होता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि एक तरह से जो लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें राजस्थानी शब्द जो हैं वो सूफी डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार की जो लिखी जा रही है, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो इमर्ज कर रही है, वो उसमें शामिल होते हैं। और सूफियों के काफी सारे रेफरेंसेस जो हैं वो जो राजस्थानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें भी मिलने लगते हैं। मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस रेफर अक्सर ये डॉक्यूमेंट्स करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है नागौर के कॉन्टेक्स्ट में कि जब विवाद उठते हैं किसी किस्म के, तो अक्सर जो है जो सॉल्यूशंस जो तौर तरीके जो रिजॉल्व करने के मेथड्स हैं वो अक्सर दोनों ही मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करते हैं। यानी जो मारवाड़ का दरबार या जो मतलब 18th सेंचुरी तक तो द पर्टिकुलर जो नागौर की जो जागीर है उसके भी मामले जो हैं वो 18th सेंचुरी तक वो नागौर मारवाड़ दरबार में जाने लगते हैं, जोधपुर दरबार में जाने लगते हैं। तो कई सारे जो रेफरेंसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं कि हम वहां पर भी गए और हमने वहां पे भी रिजॉल्व करने की कोशिश की, ये इस संदर्भ में जो है ये हमें मिलते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि पेट्रनेज के भी खास किस्म के नेटवर्क्स जो हैं इवॉल्व करने लगते हैं। तो सूफी जो हैं वो मुगलों से भी पेट्रोनेज लेते हैं। अकबर, एक सवाल मतलब ये भी उठता है कि अकबर जो है अजमेर काफी जाया करते थे और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो नागौर जो है वो खाली एक आध बार ही 2 बार ही वो आते हैं। तो ये माना गया कि क्योंकि हालांकि जो इनिशियल जो सूफी थे वो चिश्ती थे और अजमेर की दरगाह से संबंधित थे, लेकिन फिर भी ये माना गया कि क्योंकि उनका संबंध और उनके लिंक्स जो हैं वो प्रीवियस रूलिंग डिस्पेंसेशन से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, तो इसलिए अकबर जो है वो बहुत ज्यादा संबंध उससे नहीं रखते। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक और कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि जो अकबर के अभी दिख रही हैं निखिल आर दीज हाँ, जो वाटर रिसोर्सेज या वाटर सोर्सेज के निर्माण या उसके मेंटेनेंस को लेके होती है। तो ये जो शम्स तालाब जिसका मैंने जिक्र किया था, ये अकबर के समय की तस्वीर है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से, जिसमें कि शम्स तालाब की सफाई और उसका जो उसकी मेंटेनेंस को लेकर के ये तस्वीर है। इसके अलावा एक और जो तालाब है जिसको कि अकबरनामा से है, जो कुकर तालाब की क्लीनिंग का काम जो है वो इस दौरान में किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पेट्रनेज के नेटवर्क्स थे वो कई चीजों को इन्वॉल्व करते थे, और वो जो इस समय में जो दरगाहें जो हैं वो काफी हद तक जुड़ती चली गई जो स्टेट के नेटवर्क्स थे उनके साथ में, और उसमें वाटर बॉडीज के रेनोवेशन, वाटर बॉडीज की क्लीनिंग वगैरह को लेकर के भी वो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती चली गई। तो दरगाहों की मेंटेनेंस, वाटर बॉडीज की मेंटेनेंस, ये जो है शहर के कंसर्न्स में ये काफी हद तक शामिल रहा। अब काफी मैंने बोल लिया, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 इंस्टेंसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ जो 18th सेंचुरी के नागौर से रिलेटेड है, जो हमें शहर के बारे में और उनके जो उनमें रहने वाले लोगों हैं उनके आपस के रिलेशंस के बारे में हमें
थोड़ा बहुत बताते हैं। तो एक तो मैं जिक्र करना चाहती हूँ 1764 का। 1764 में जो सनत रवाना भैया हैं जो जोधपुर में, उनमें ये रेफरेंसेस आने लगते हैं जो कि होली के प्रोसेशन या गहर को लेकर के हैं कि मतलब होली जैसे होती है उसमें लोग प्रोसेशन में निकला करते थे। तो इसमें पता चलता है कि अग्रवालों और खंडेलवालों के बीच में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, क्योंकि अग्रवाल जो थे वो खंडेलवालों के गहर में शामिल हो गए और उसको खंडेलवाल और दोनों ही जो मतलब बनिया कम्युनिटीज हैं और दोनों ही आपस में इस बात को लेकर के उनमें काफी संघर्ष हो गया और ये इतनी बात बढ़ी और इस बात को लेकर के काफी मतलब वो इन्वॉल्व किया गया शहर के लोगों को और दरबार तक ये बात गई। तो 1767 में जब गहर दोबारा निकला तो माहेश्वरी जो मर्चेंट्स थे वो एक पर्टिकुलर मोहल्ला जो सुराना मोहल्ला है, यानी सुराना जो जैन कम्युनिटी का मोहल्ला था, वो उस तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर जाकर के जो एक उपाश्रय था जिसमें कि जैन मंक्स रहते थे उसमें उसके अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की। तो फिर काफी सारे ऑर्डर्स निकाले गए। अगर हम उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो काफी सारे ऑर्डर्स निकाले गए जिसमें कि हाकिम को कहा गया कि आप इन जुलूसों को रोकें, उनको ऐसा करें। तो इस तरह के इंस्टेंसेस जो है इस तरह का विवाद एक हमें यहाँ पर मिलता है। दूसरा जो है मैं जिक्र करना चाहती हूँ 1776 का। 1776 में एक और जो विवाद जो है वो पेटिशंस जिसको लेकर के आई इस साल में, मतलब 1776 के आसपास में मॉनसून्स जो थे वो काफी वीक थे, पानी वानी कम था। तो 1776 में दुर्लाया पॉन्ड को लेकर के झगड़ा हो गया, उसमें पानी खींचने को लेकर के झगड़ा हो गया और झगड़ा हुआ घोसियों के बीच में, धोबियों के बीच में और छीपों के बीच में, और उसके अलावा इसमें बाद में खटीक भी शामिल हो गए। तो हर कम्युनिटी जो है कि किसको पानी मिलना चाहिए, किसको पानी नहीं मिलना चाहिए, जिसमें कि कास्ट के प्रिंसिपल्स को इवोक किया जाने लगा। तो इस प्रकार के विवाद यहाँ पर उठने लगे। तो ये जो दो विवाद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही विवाद थे और ऐसा नहीं है कि इंटर रिलीजियस विवाद नहीं होते थे, पर इसको मैं इसलिए भी पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो शहर है और उसके जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उनके आसपास में जो है ये विवाद जो है वो उभरते थे और नेसेसरीली जो है बावजूद इसके कि कई सारे संप्रदाय इन शहरों में रहते थे, नेसेसरीली ये संप्रदाय, ये जो विवाद हैं ये जरूरी नहीं है कि धार्मिक मुद्दों को लेकर ही होते थे। इनमें कास्ट, क्लास, काफी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इवन लाइक जो हिंदू समुदाय हैं उनके भी आपसी जो कास्ट और क्लास को लेकर के जो उनके जो इश्यूज हैं वो इन मुद्दों में कई बार सामने उभर के आते थे। तो मेरे हिसाब से नागौर जो है बिल्कुल एक मतलब बड़ा खुला कैनवस है जिसका इतिहास पढ़ा नहीं गया है और जिसको समझने के लिए हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इतना काम अभी मैं भी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं भी नहीं देख पाई हूँ इतना, पर फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर हम आज के शहरों को समझने की कोशिश करें, और सिर्फ नागौर ही नहीं, अगर हम दूसरे शहर भी देखें जैसे कि जोधपुर है या बीकानेर है या पाली है या बिलाड़ा, इस तरह के जो शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, अक्सर हमें वहां पर एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कास्ट और क्लास का मिलता है और जो कि शहरों की फाउंडिंग और उनके पर्टिकुलरली पानी के आसपास में जो उनके रिलेशनशिप्स हैं उसको लेकर के वो उभरता है। सो आई विल स्टॉप हियर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। क्वेश्चन से हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। उससे पहले हम सॉरी, पर्सनली मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, जो होली वाला इंस्टेंस आपने बताया उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, और मतलब जनरली होली इस इलाके में किस तरीके से मनाई जाती है, सोशल रिलेशंस, फेस्टिवल्स जो होते हैं होली जैसे स्पेशली, वहाँ पे जो सोशल रिलेशंस हैं वो उस एक दिन या 2 दिन में काफी यूनिक या खास रूप लेते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, आप प्लीज थोड़ा माइक ऑन। आमतौर पे किस तरह से मनाई जाती है आज के टाइम में, तो लगभग मतलब जैसे बाकी शहरों में बनती है वैसे ही मनाई जाती होगी, पर ट्रेडिशनली जो है होली काफी दिन पहले से शुरू हो जाती है। होली का दहन के लिए भी काफी दिन पहले से जो है वो
जो फायरवुड वगैरह है वो सब जमा होनी शुरू हो जाती है, और काफी जगहों में ढोल वगैरह बजने लगते हैं, और एक तरह से लोग उसमें शामिल भी होने लगते हैं। आमतौर पे मैंने अब मतलब अब चीजें काफी हद तक बदल गई हैं, पर मैंने आमतौर पे ये देखा है कि काफी खुले रूप में लोग जो है होली में शामिल होते हैं, और होली के बाद जो है जो एक होली की राम राम का जो सिलसिला चलता है वो काफी लंबे समय तक उसके बाद में चलता रहता है। ये मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में काफी एक जो आम रिवाज है होली खेलने का, वो लगभग इसी तरह का है। जो विवाद है ये एक तरह से लेके स्पेस को लेकर के भी थे कि कौन किसकी स्पेस में घुसता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये विवाद जो है ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बीच ही हो रहे हैं, अग्रवालों और माहेश्वरियों के बीच में हो रहे हैं, ओसवालों के बीच में हो रहे हैं। तो उनको कौन किसके इलाके में घुसता है, किसके इलाके को कितना, इनफैक्ट कुछ बाद में जाकर के आई वाज लुकिंग एट सम डॉक्यूमेंटेशन जो कि स्पेसिफिक मोहल्लों की में दूसरे समुदाय के लोगों की, और नॉट नेसेसरली हिंदू मुस्लिम, बट अलग अलग, क्योंकि जातियों को लेके गावड़ या पुल जो बनी हुई थी, तो उसमें कौन रह पाता है कौन नहीं रह पाता है उसको लेकर के भी ये विवाद उठते हैं। तो आमतौर पे मतलब स्पेस को लेकर के कि अगर अग्रवालों की स्पेस है तो उसमें ओसवाल कैसे घुस गए, माहेश्वरी कैसे घुस गए, या अगर जैसे ये उपाश्रय है, जैन उपाश्रय है, आमतौर पे मतलब ये इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इफ इट इज नॉट होली, आमतौर पे लोग जो है वो जैन उपाश्रय में घुसने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये सब उन्होंने ये भी माना कि ये भी होली का समय है जिसमें उन्होंने घुसने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये इट वाज नॉट समथिंग which was an acceptable sort of thing to do कि जिसको माना जा सके, और इसीलिए ये विवाद जो है काफी लंबे समय तक चलते रहे। मेरा मानना खुद का ये है कि ये विवाद एक्चुअली सिर्फ नेसेसरीली होली से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि स्पेस से जुड़े हुए हैं कि कौन किस समुदाय की कितनी बड़ी स्पेस है और कितनी बड़ी उस स्पेस में मतलब कौन घुस पाता है कौन नहीं घुस पाता है। तो कंट्रोल को लेकर के, और पर्टिकुलरली क्योंकि ये 18th सेंचुरी में हो रहे हैं, जबकि जो डोमिनेंट सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो मुगल हैं, क्योंकि मुगल तो आमतौर पे खत्म ही हो गया है, बट even like the Rajput state and all, they've become weaker. So I would say that it is more about उस समय में किसका कितना कंट्रोल है, कौन कितना अपने आप को साबित कर पाता है, उसको लेकर के उसका एक्सप्रेशन जो है वो होली की गहर में निकलता है। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ तनुजा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, वो मैं दो सिस्टम से ज्वाइन कर रखा था। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बता रही थी बीच में कि जो पिटिशंस हैं या जो अटेस्टेशंस हैं कॉन्डक्ट के ऊपर, है ना, कि किसी की तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरह का दिखता है? कि जैसे सूफी सेंट और उसकी श्राइन, उसके खादिम या उसके जो गद्दी नशीन है, उसमें किस तरह का रोल प्ले करते हैं? क्योंकि जिस शहर को ये प्रोजेक्ट जहाँ पर बेस्ड है वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है आप लोगों को अग्रवाल समाज में, और उनके साथ उनके सूफी पीरों की वेनरेशन का, उनकी पूजा का। तो अग्रवाल समाज के खुद के पीर खाने हैं बहुत शहर के अंदर। हाँ। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी दिखती है कि एक तरफ आपके पास एक डोमिनेंट व्यू है कि सूफी दरगाहों के ऊपर जाने वाले खास समुदायों के लोग होते हैं, पर दूसरी तरफ होते हैं। हाँ, तो दूसरी तरफ हमको ऐसा डायमेंशन मिलता है, और फिर हम ये भी कह देते हैं कि अर्बन क्लासेस आर यूजुअली, मतलब मैं इन कोट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो राइट विंग होती है, पर हमको यहाँ पर अबोर शहर के अंदर आपको देखता है बिजनेस कम्युनिटीज खुद के पीरखाने बनाती हैं। हाँ, और जो प्राइवेट पीरखाने अपने पैसों से बनाती हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप्स जो है, जो बिजनेस कम्युनिटीज के जो नागौर में दिखते हैं हमीदुद्दीन नागौरी की श्राइन से और उनके खत, वो किस तरह के, उनका नेचर क्या है? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा रिफ्लेक्शन दे पाए। तो एक तो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि जो दरगाहें हैं ये अपने आप में काफी वर्सेटाइल हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रनेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये किसी खास डिस्पेंसेशन से ही पेट्रनेज लेती हैं, इनके पेट्रन्स बदलते रहते हैं। तो मतलब जो भी रूलिंग कम्युनिटी है वो उसमें उसको पेट्रनाइज करती है। अकबर के समय में
काफी हद तक, मतलब अगर पर्टिकुलरली जो सुल्तान अल तारिकीन, क्योंकि उनको कहा ही गया मतलब ये सब कुछ दे देने वाले सूफी हैं, तो सब कुछ त्याग करने वाले सूफी हैं, तो मतलब उस दरगाह का भी एक काफी क्लोज रिलेशनशिप मुगल स्टेट के साथ में डेवलप होता है। तो एक तरह से ऑन दी वन हैंड व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट द सूफी दरगाहs आर इनकॉर्पोरेटेड by way of like legal interpretation या फिर resolution into the mechanisms of the Mughal state itself, कि मतलब क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पेट्रनेज के नेटवर्क्स हैं वो रिलीजन से नेसेसरली टाई अप नहीं होते हैं, क्योंकि राजपूत भी पेट्रोनाइज करते हैं, वो भी मतलब कुछ अगर उनके पास जाए तो जैसे काफी सारे जो दान जो है वो जो मिलते हैं सूफी दरगाहों को, वो राजपूत स्टेट की तरफ से भी मिलते हैं। उसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं वो भी पेट्रोनाइज करती हैं। सो their patronage networks are fairly wide. They are sort of involved. Now when I was like trying to see कि कौन लोग हैं जो कि अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये एक ये काफी सारी जगहों में हमें जो श्राइन्स का जो रोल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वो काफी सारी जगहों में मिलता है, क्योंकि कुछ होता है, कुछ मतलब स्टेट भी पार्टली अपनी अथॉरिटी को पार्ट करता है कि ये इस तरह का जो सेस है वो श्राइन के पास चला जाएगा या जो भी। तो कई सारी जगहों में हमें मिलता है कि जो कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में सूफी श्राइन्स या टेम्पल्स या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे जो खास करके जमीन वगैरह को लेकर के जो विवाद हैं, आमतौर पे मैंने देखा ये जो लोअर जिन मतलब नॉट नेसेसरली द अपर कास्ट trading communities, but a lot of other people seem to be referring to the कि हम दरगाह में भी गए, हमने काजी साहब से भी वो कराया, और पर्टिकुलरली मतलब किसी भी, क्योंकि एक जो पर्टिकुलरली इस इलाके के इतिहास में एक जो डायरेक्शन जो इवॉल्व कर रही है वो ये भी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इस इलाके में हमें डॉक्यूमेंटेशन काफी मिलता है कि लोग जो हैं बाकायदा लीगल डीड्स जो हैं वो उसको प्रेफर करते हैं कि हमारे पास लिखा होना चाहिए, और इस लिखे में जो सूफी दरगाह के लोग हैं या काजी हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी गवाही को, उनकी शहादत को काफी एक महत्व दिया जाता है कि भाई हम उनके पास ले गए थे, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, या मैं फलाने की विधवा हूँ और मेरे फैमिली को ये जानते हैं। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सूफी दरगाहों का मिलता है, और उसको वो पेटिशंस में भी वो रेफर करते हैं कि हम वहां गए थे, हमने वहां किया, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ, जो भी कारण है उससे रिजॉल्व हो पाया नहीं हो पाया। तो हमें मतलब ये लगता है कि जो एंट्रेंचमेंट जो है एक तरह से स्टेट की जो काम करने के तौर तरीके हैं, और उसके अलावा जो लीगल अंडरस्टैंडिंग जो इमर्ज कर रही है इस समय में, उसमें जिस तरह से जिस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हैं वो सूफी दरगाहों से निकल रहे हैं, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए कि देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट अलग अलग समुदायों का सूफी सिलसिलों के साथ में, उनके काम करने के तरीकों के साथ में, और उसका रिकग्निशन जो है राजपूत स्टेट के द्वारा इस समय में होना, ये दिस इज समथिंग दैट आई फील दैट आई कैन से कि ये इस तरह से है। मैं कमी मैं योगेश, या प्लीज धीरेन्द्र प्लीज। अच्छा, आप व्यापार पे काफी जोर दे रहे हैं, जो टाउन्स हैं वो व्यापार के कारण आ रहे हैं, या वो ट्रांजिट पॉइंट हैं, या मेन ट्रेड रूट पे हैं। हाँ। तो आप थोड़ा बताएंगे क्या कमोडिटीज का ये व्यापार कर रहे हैं, क्या वहां से पास हो रहा है, क्या ओरिजिनेट वहां हो रहा है, या वो सब चीजें? बिल्कुल, काफी सारी कमोडिटीज, मतलब अगर हम देखते हैं तो बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 80s में कभी BL गुप्ता ने एक किताब लिखी थी, ट्रेड रूट्स एंड कॉमर्स करके एक उसमें वो बहुत सारी कमोडिटीज का जिक्र करते हैं, बट आई विल सॉर्ट ऑफ लिमिट माई सेल्फ टू सम। एक तो ये है कि इस इलाके से पशुधन जो है उसमें काफी व्यापार होता है, नागौर से स्पेशली बैल,
नागौरी बैल जो हैं वो जो लोकल ब्रीड्स हैं उनमें काफी मतलब स्टर्डी माने जाते हैं। ऊंटों का व्यापार होता है, कैटल जो दूसरे वो हैं, ऊन का व्यापार होता है, ऊन यहाँ से जाती है, घी जाता है, नमक जाता है, टेक्सटाइल का जो है काफी सारा ट्रेड यहाँ से होता है, कंबलों का ट्रेड होता है, यहाँ से कंबल जाते हैं, इंपोर्ट्स मतलब कई इलाकों से देर इज इंट्रा रीजनल ट्रेड, जहाँ देर आर मेनी इंट्रा रीजनल ट्रेडिंग पैटर्न। ग्रेन जो है राजस्थान के कुछ इलाकों से, जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, वहां से दूसरे डेफिशिएंट इलाकों की तरफ जाता है। There are number of commodities that are imported into Rajasthan, so including grain, sugar, coconuts, इस तरह के काफी सारे जो रेफरेंसेस हैं वो हम लोगों को कमोडिटीज को लेके मिलते हैं। तो जिन्स को लेकर के काफी सारे 18th सेंचुरी में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि उनको काफी सारी रियायतें दी जाती थी कि राहदारी में इतने % अदकरी माफ या फिर दान मापा, जो अलग अलग किस्म के टैक्सेस हैं, तो उनको लेके मिलते हैं। एक जो है एक और कमोडिटी का काफी को लेके काफी सारा रेफरेंस मिलता है, वो है ओपियम। तो जैसे मतलब जब मालवा में ओपियम का ट्रेड का प्रोडक्शन जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में होने लगा, तो पाली और पाली के थ्रू, क्योंकि एक ट्रेड रूट, एक जो है ओपियम रूट जो है वो पाली से होके जैसलमेर और वहां से कराची की तरफ वो जाता था, तो दैट आल्सो बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमोडिटी थ्रू राजस्थान। सो काफी मतलब काफी तरह की कमोडिटीज का हमें रेफरेंस मिलता है। does that answer you, Dhiraj? हाँ ठीक है, थैंक यू। फिर भी थोड़ा डायरेक्शन पे अगर आप बताएं, थोड़ा डायरेक्शन क्या थी उनके? डायरेक्शन क्या? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ब्लैंकेट या ऊल रिलेटेड, तो कहाँ जाता था? क्या वहाँ ओरिजिनेट वहीं हो रहा है? मतलब वहाँ पे काफी सीप पाला जा रहा है, उससे निकलती बिल्कुल बिल्कुल। तो इनफैक्ट जो वूल को लेके जो स्टडीज हैं वो हमको एक्चुअली 2 तरह की ऊन के बारे में बताती हैं। ये इलाके में जो ऊन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसको कारपेट ग्रेड ऊन माना गया कि मतलब इससे कंबल वंबल ही बन सकते। दिस वाज नॉट गुड वूल कंपेयर्ड टू द हिल्स from where Punjab hills and so on, from where like good wool was actually coming. Later on, Bikaner became a major center for production of wool related production. यहाँ से गुजरात जा रहे हैं कंबल, यहाँ से कंबल जो हैं वो मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो जो वुलन ब्लैंकेट्स है, इसके अलावा रेफरेंसेस मिलते हैं कि स्टेट जो है वो काफी सारे ब्लैंकेट्स खरीद रहा है नागौर के मार्केट से। तो कॉटन मिक्स, इनफैक्ट टाइप्स मिलती हैं कि प्योर वूल खाली ऊन के बने होने चाहिए या कॉटन मिक्स होना चाहिए, इस तरह के रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं। थैंक यू। ओके, एनी टेक्स्ट मैसेजेस में हाँ, would it be correct to surmise that Nagaur, because of a greater Sufi influence and as a trading town, is more syncretic in its culture and has a unique ethos than traditional Rajput fort stronghold houses of Mewar? That मेरे हिसाब से तो अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं राजस्थान के, तो दरअसल हमें इसी तरह का अर्बन ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बहुत अलग नहीं है। अगर आप उदयपुर भी जा रहे हैं तो वहां पे भी मिलेगा आपको। लेकिन नागौर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शहर जो हैं वो राजपूत वंशों के साथ में जुड़े रहे, उनके इतिहास अलग तरीके से लिखे गए। और नागौर जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो इधर उधर होता चला गया, तो नागौर का इतिहास जो है वो एक मतलब उसमें द मेनी पास का मतलब ही यही था कि इसमें आपको नागौर का एक राजपूत इतिहास भी मिलता है, एक आपको सूफी इतिहास भी मिलता है, एक जैन इतिहास भी मिलता है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से रिलेटेड इतिहास भी आपको मिलता है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर हम राजस्थान के शहरों को, जिस शहर में मैं बहुत साल रही, झालावाड़, वो अपने आप में बड़ा एक यूनिक शहर है, क्योंकि उसमें लिटरली 50% 50-50 है वहाँ पे द हिंदू मुस्लिम डिवाइड। लेकिन उसके अंदर भी इतने सारे डिस्टिंक्शंस हैं कम्युनिटीज को लेकर के कि बड़ा एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जो है वो उसके
जो समुदाय हैं उनकी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के शहरों में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप में रहे हैं, कई बार हुए भी हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ असिमिलेशन, जिसमें कि समुदाय जो है वो आपस में एक मतलब वो इसको समझ करके कि कहाँ पर साथ रहना है, कहाँ पर दूरी बनानी है, वो एक समझ के साथ में वो चलते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो पर्टिकुलरली, और क्योंकि ये मतलब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे इमर्ज हुए, कहाँ पर नहीं हुए, उसका भी एक अपना इतिहास है। तो राजस्थान में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स उस हिसाब से कम रहे हैं। तो whether it is because of Sufis, whether it is because of particular kind of context in which it develops, मतलब जिस प्रकार से आज के समय में जो राजपूत इतिहास जो है वो मतलब वो सबसे डोमिनेंट बनता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन शहरों में दूसरे इतिहास नहीं रहे हैं। You mentioned of having some kind of liminal identity. Okay, with respect, I didn't get the reference. Okay. So when I say liminal identity, what I mean is कि जैसे एक तो अगर हम देखते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा बिल्कुल ठीक बीचों बीच है जोधपुर और बीकानेर के बीच में। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो ठीक बीच में जहाँ पे बस रुकती है वो नागौर है। तो जब मैं बॉर्डर की बात करती हूँ तो अगर हम देखें, मतलब एक ये तो खैर मतलब एक बड़ा सिंपल सा वो है, लेकिन अगर हम राजस्थान के जियोग्राफी को देखें तो वो काफी हद तक अरावली से डिवाइडेड है। अरावली की एक तरफ एक तरह की ज्योग्राफी है और अरावली की दूसरी तरफ दूसरी तरह की ज्योग्राफी है। जब हम नागौर को क्रॉस करते हैं, वेस्टवर्ड्स जब हम जाना शुरू करते हैं तो वहां से दौरे शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब रेगिस्तान शुरू हो जाता है और अलग तरह का वेजिटेशन, अलग तरह का वो होता रहता है। और दूसरी तरफ नागौर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खेती बढ़िया है, वहां पर काफी किस्म की फसलें उगती हैं, काफी सारी वहां पर अग्रेरियन कम्युनिटीज जो हैं, जाट माली जो हैं वो सेटल हुए वहां पर, और काफी एक स्ट्रॉन्ग अग्रेरियन इथॉस जो है उसके आसपास में डेवलप होता रहा। उसके साथ ही साथ में एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज भी उसके आसपास में बसती हैं। तो जब मैं उसकी एक बॉर्डरलैंड या लिमिनल आइडेंटिटी की बात करती हूँ तो मेरा मानना ये है कि ये इन दोनों तरह के लाइवलीहुड पैटर्न्स को अकोमोडेट करता है, जिसमें कि एग्रो पेस्टोरल और अग्रेरियन दोनों ही आपस में जुड़ते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑन दी वन हैंड ये इलाका, यहाँ से हमें काफी सारे ग्रेन प्रोडक्शन और ग्रेन ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं, और दूसरी तरफ हमको यहाँ पर काफी सारा हमें पेस्टोरल ट्रेड और उससे जुड़े हुए जैसे लेदर, घी, ऊन, इस तरह के व्यापार के भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। तो एक तरह से ही इन सारी तरह के प्रोडक्शंस का एक सेंटर के रूप में ये इमर्ज करता है। प्राइमरी सोर्सेज, राजस्थान में प्राइमरी सोर्सेज की कमी नहीं है। लोग अगर काम करना चाहते हैं और भाषा सीखना चाहते हैं तो राजस्थान में प्राइमरी सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। 18th सेंचुरी इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन है, पेटिशंस उनको मतलब पढ़ने में जिंदगी निकल जाती है। पर नागौर को लेकर के पर्शियन डॉक्यूमेंटेशन भी काफी ज्यादा है। 19th सेंचुरी में देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रिटिश रिकॉर्ड दैट इमर्जेस। उसके अलावा 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें काफी सारा रिटन लिटरेचर जो है मारवाड़ी में भी हमें मिलने लगता है। सो इफ लाइक पीपल आर इंटरेस्टेड, देयर इज सिंपली नो डेarth of primary record or evidence that you may want to look at. अच्छा, एक और सवाल अगर मैं पूछ पाऊँ। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में मिलता है कि वो शायद अकेले ही ऐसे सूफी संत हैं जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो अपने आप को, अपनी वेजिटेरियनिज्म को भी इस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि ना, वो जो राइटर्स है वो कहते हैं कि हमीदुद्दीन जो है, हाँ, कि हमीदुद्दीन अपने आप को वेजिटेरियन सूफी के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो क्या उसके नेक्सस है? मैं इसलिए वो सवाल बार बार पूछ रहा था कि जैन पैटर्नेज जो है या जैन इन्फ्लुएंस जो है इस सिटी के अंदर वो कितना प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि इथॉर एक फॉर्मलिस्टिक एक सूफी अपने जिंदगी के साइकिल के अंदर अगर अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे क्या रैशनल्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं
I'm Yogesh, I'm not aware of this and I would like to look this up. ये मुझे मालूम नहीं था, पर यहाँ ये इतना मुझे मालूम है कि काफी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज का जो पेट्रनेज है वो काफी स्ट्रांग था. वो मतलब they were participants in the in patronage networks around the dargahs. That much I know, but I'm not aware of the vegetarian context. I definitely look it up. It's interesting because बिल्कुल. और आपको ऐसे कई रेफरेंस मिलते नहीं है ना कि जहाँ पर आप. हाँ नहीं बिल्कुल. Let me look it up. मुझे मालूम नहीं था. Let me look this up. Yeah. एक और सवाल है टेक्स्ट पे. How does one define the city in pre-British India? Is it similar to colonial census definitions? Okay. तो एक तो जो है ये सिटी जो है वो लेट 18th सेंचुरी में एक तरह से री इन्वेंट होता है. मतलब जो बखत सिंह जो है वो मतलब इट सॉर्ट ऑफ मूव्स फ्रॉम द राव लीनिएज ऑफ द राठौड्स टू द प्रॉपर जोधपुर राठौड्स. और वो मतलब किले विले को काफी वो सजाते हैं, उसको काफी वो डेकोरेट करते हैं. इनफैक्ट बाद में 19th सेंचुरी में जो काफी मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ यू नो दे यूज इट एज अ काइंड ऑफ अ सेकंड स्पेस और सम सच थिंग. जो ब्रिटिश सेंसस में आमतौर पे जो शहरों को लेकर के वो जो डेफिनेशंस हैं वो एडम्स का जैसे मतलब वो टोपोग्राफिकल और मेडिको टोपोग्राफिकल सर्वे है, तो वो उसी लिहाज से डिफाइन करता है उसको कि सड़कें हैं कि नहीं हैं. और इट्स यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ स्मॉल टाउन, कि एक छोटा सा शहर है और खारा पानी है और बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर कुछ है नहीं. इनफैक्ट बाय द टाइम द ब्रिटिश आर राइटिंग अबाउट इट, अगर हम 18th सेंचुरी में देख रहे हैं तो हमें काफी मतलब जो सनत परवाना भैया हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा व्यापारियों के आने जाने के रेफरेंसेस मिल रहे हैं. लेकिन by the time the British are writing about it, it is being seen as a very small town. I mean, there's not much that is being written about about trade or any other kind of like major urban, like जैसे जोधपुर के बारे में, पाली के बारे में दिखते हैं, उस तरह से it sort of becomes a very neglected kind of small town, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा जाता. Does that answer you, Aniket? Anyway, वो नहीं सुन पा रहे शायद. Thank you. Okay. Yeah. और किसी के अगर कोई सवाल है तो बताइए प्लीज. हाँ, अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो एक और सवाल मैं पूछ सकता हूँ. हाँ. अच्छा, ये जो ये अनिकेत के सवाल से जुड़ता हुआ ही सवाल है कि जो एक टिपिकल कॉलोनियल टाउन है, जैसे अबोहर के केस में हम देखते हैं, उस टिपिकल कॉलोनियल टाउन में एक प्री कॉलोनियल शहर या दिल्ली के बारे में भी जो हम देखते हैं उससे डिपार्चर है. मतलब बड़ा क्लियर डिपार्चर दिखता है प्री कॉलोनियल सिटी या स्पेस और जो कॉलोनियल स्पेस के बीच में. पर ऐसे इलाकों में जो प्रीडोमिनेंटली प्रिंसली स्टेट्स थे या उनसे गवर्न थे, क्या वो पैटर्न्स आपको वहाँ के छोटे शहरों में मिलते हैं जो कि एक टिपिकल कॉलोनियल शहर के अंदर दिखते थे? जिसमें अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो सिविल लाइंस एंड दिस जो डिवीजन हम लोग को रेलवे लाइन से दिखता है ना. हालांकि छोटे शहर है, बहुत से शहर में वो क्लियर डिवीजन नहीं है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग. वो बड़े शहरों में हो सकता है क्लियरली डिफिकल्ट होता हो, बट प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिवीजन है? ओके, तो मतलब इसको लेकर के इनफैक्ट हमें काफी खींचातानी मिलती है कॉलोनियल पीरियड में. तो जो जैसे मतलब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो जैसे अजमेर जो है, अजमेर ब्यावर, वो आई मीन दैट्स द ब्रिटिश एरिया, राइट. और उसमें जो शहर डेवलप होते हैं वो बिल्कुल एक खास पैटर्न में होते हैं. जैसे आपने कहा सिविल लाइंस होगा और उसमें डिस्पेंसरी बनती है, उसमें जो है जो भी सिविल अम्यूनिटीज जो है उस हिसाब से वो सोचते हैं वो डेवलप होती हैं. कुछ शहर ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्रिटिश इलाके डेवलप होते हैं, जैसे मतलब जहाँ पर काफी जो ब्रिटिश प्रेजेंस है, जैसे जोधपुर के अंदर होता है, या
उदयपुर के अंदर होता है, तो दे सॉर्ट ऑफ क्रिएट सेपरेट स्पेसेस फॉर देमसेल्व्स। नागौर जो है वो, क्योंकि बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियली सीन एज a major kind of टाउन, बहुत छोटा नेग्लेक्टेड सा शहर है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ इस हिसाब से इवॉल्व नहीं होता। रेलवे भी बहुत काफी लेट यहाँ पे आती है। इनफैक्ट रेलवे को लेके भी इसके पहले काफी विवाद होता है, क्योंकि रेलवे जो पाली को बाईपास कर जाती है, तो द किंग ऑफ मारवाड़ काइंड ऑफ इंसिस की पाली हमारा बड़ा पुराना शहर है, और फिर वो पाली से लेकर के रेलवे जो है वो नागौर की तरफ निकलती है। तो अगर हम लाइक 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट रिलेशनशिप्स को देखें, तो उसमें काफी सारा जो है वो खींचातानी टू काइंड ऑफ सेट द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेट चलता जा रहा है। तो जैसे कि कस्टम्स को लेकर के लॉज को बनाना, इसके अलावा सोशल रिफॉर्म को लेकर के काफी वो चलता है, जैसे कि सती को लेके प्रोमलगेशन करना, या फिर इन्फेंट जो फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर के, मतलब they're trying to get the princely states to do all these things. There is also, we find that there is an increased kind of effort कि मतलब उसको कि यहाँ पे डिस्पेंसरी खोला जाए, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस कॉलरा प्रिवेंशन को लेकर के कि कॉलरा कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उसके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए। They try to push it in the areas where they are dominant and where they can push these things. So जोधपुर में काफी होता है, जो कैपिटल सिटीज हैं उसमें ये इस तरह के मेजर्स जो हैं वो काफी करने की कोशिश करते हैं, बट small towns and all largely remain outside of this kind of intervention. वहाँ पे होता भी है तो बहुत धीमे धीमे करके होता है। जैसे जो शहर जो है काफी, जैसे सांबर है, सांबर में क्योंकि सॉल्ट को लेके रेलवे लाइन आती है, काफी सारे ब्रिटिश लोग वहां पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन बनता है, सब कुछ होता है, तो सांबर डेवलप्स इन अ डिफरेंट वे विद अ लॉट ऑफ लाइक British idea of like what an urban space should look like. But a lot of other cities kind of remain very like caught in a very pre-modern imaginary of the town. Yeah. Thank you, Tanuja. और किसी के कोई सवाल? मैम 5 मिनट है तो मैं 5 मिनट पहले खत्म कर देते हैं। एक थोड़ा मतलब अच्छा रहता है क्योंकि आपका नोमैडिज्म पे काम है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लगता है और रेलेवेंट है बहुत पे जो हमारा स्टडी चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैम मिड 19th सेंचुरी 1830s के अराउंड कॉलोनाइजेशन जब शुरू हो रहा है ब्रिटिश का, तो असल में अबोहर पहले बसा था, फिर वो उजड़ गया, और इस दौरान मतलब एक ही जो ट्राइब है, जो सुखेरा ट्राइब यहाँ का पुराना है, वो आई थिंक 1500-1600 में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 200 साल के गैप के बाद दोबारा जो आई थिंक कैथल का एरिया है, फतेहाबाद का इलाका है, और वो पेस्टोरलिस्ट हैं प्रिडोमिनेंटली, और बहुत सारे जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं स्पेशली, उनको अंग्रेज ये बोलते हैं कि आपको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा इस शर्त पे कि आप लैंड लीजिए और खेती करना शुरू कीजिए। 10-12 साल मेरे ख्याल से आप रेंट दीजिए, और उसके बाद जमीन आपके नाम कर देंगे, एक कुआं बनाइए वहां पे, और इतने लोगों का एक छोटा गांव बसा दीजिए, तो ये लैंड आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक तरफ लैंड जो यहाँ का है पहली बार डिमार्केट हो रहा है, इस तरीके की खेती पहली बार शुरू हुई है, क्योंकि 1890s में यहाँ कैनाल्स भी आ रही है, रेलवे यहाँ पे 1897 में आ रही है। तो स्पेशली क्रिमिनल ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब उनसे कॉलोनियल स्टेट का क्या रिश्ता है, अगर वो क्रिमिनलाइज हो रहे हैं तो विज़ावी ट्रेड क्या सेटलमेंट हिस्ट्री नागौर की हम देखते हैं तो नागौर में 14-15 सेंचुरी के आसपास से जाट बसने लगते हैं, मतलब खेती के लिहाज से जाट, माली, सीरवी,
ये कम्युनिटीज के सेटलमेंट का हमको यहाँ पे रेफरेंस मिलता है. As far as the relationship between the colonial state and criminal tribes is concerned, first it is like in सारे इलाकों में indirect rule है, इन सारे princely states में indirect rule है. So they are constantly pushing for, the British are constantly pushing for these these changes to be brought in. Criminal Tribes Act आता है 1871 में, काफी सारे, so they have to push the princely state to promulgate the Criminal Tribes Act in their state. एंड उसके अंदर किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा. तो काफी सारी कम्युनिटीज जो है राजस्थान में आइडेंटिफाई होती हैं, मेड़, मीना, भील, सांसी, बावरी, बहुत सारे कम्युनिटीज जो हैं. मतलब मारवाड़ में तो एक खास जो है महकमा ही बनता है जिसको महकमा बावरियान व जुराइम पेशा कहा जाता है, मतलब जिनका हैबिचुअल क्रिमिनल्स जिनको कहा गया. तो उसके अंतर्गत जो है जो काफी सारी रिपोर्ट्स मिलती है. नाउ अगेन हाउ मच ऑफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, एक्चुअली वी नो दैट देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ लाइक रूल्स दैट आर प्लेस्ड कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो बिना पास के ट्रैवल नहीं कर सकती, अगर जा सकते हैं तो घोड़ा नहीं ले सकते, इतने लोग एक साथ में एक गांव से इतने ही लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते. इस तरह के काफी सारे रेगुलेशंस हैं. रेगुलेशंस के अंदर ये भी है कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास किसको, I mean the regulations actually go on to actually say that the children have to be separated from the family and they should be brought up in special institutions ताकि वो जो है अपनी habitual और hereditary criminal tendencies को वो छोड़ दें. But actually में ये इतना होता नहीं है. But there is definitely a lot of restriction on travel and there is a lot of like force that is involved. So हम लोगों को जैसे गंग कनाल जब बनती है तो उसमें बावरियों को गंग कनाल के काम में लगाया जाता है कि वो लेबर के रूप में वो वहाँ पे काम करें बजाय चोरी धाड़े करने के. इसके अलावा काफी सारा मतलब अलग अलग जगहों में, जैसे हमें जो मेरवाड़ा और मेवाड़ का जो इलाका है इसमें हमें रेफरेंस मिलता है काफी सारा, जो मेवाड़ भील कोर्स जिसको कोर कहा गया वो बनाया जाता है. सो देयर इज आल्सो अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं. तो देयर इज एन एफर्ट टू ऑर्गेनाइज मेर कोर हो गया या भील कोर हो गया, ये बनाया जाता है. सो रेगुलर एंड इरेगुलर आर्मीज या कंटिजेंट्स में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो कुछ इलाकों में ये माना गया कि अगेन मतलब उसमें भी काफी सारे डिस्टिंक्शंस किए गए. जैसे भीलों के मामले में पर्टिकुलरली जो जमींदार भील जो कि मेवाड़ के इलाके में, ये माना गया कि दे हैड एन एलिमेंट ऑफ मार्शियलिटी, और ये उनके बारे में काफी सारे दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी ब्रेव, इस तरह के रेफरेंसेस मिलते हैं. तो इसलिए उनको एक मार्शियल ऑक्यूपेशन में उनको डाइवर्ट किया गया. सिमिलरली जो सिंध का इलाका, सिंध से जुड़ा हुआ जो इलाका है, इसमें खोसा को लेकर के इरेगुलर आर्मी बनाई गई जो बाद में डिसबैंड कर दी गई. लेकिन कईयों को ये माना जाता है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ मार्शियलिटी, और उनके लिए कई इलाकों में कंसेशनल खेती के, जैसे आप कह रहे हैं, वो इंतजाम किए गए कि आप सेटल होइए, आप खेती करिए, आप ऐसे करिए. कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. सो इट काइंड ऑफ कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सम ऑफ द कम्युनिटीज आर नॉट इवन लाइक considered capable of engaging. So Kalbelia, Sasi, Bauri, ये in मतलब they remain like completely on the margins of this these kinds of reforms or whatever, these kinds of settlements also. So it is only even after they are denotified, they still remain on the margins. So thank you. अगर और किसी के सवाल नहीं हैं तो आज का ये हम डिस्कशन खत्म करते हैं, और होपफुली आपसे दोबारा इसी बारे में, नोमैडिज्म जो है इस इलाके का, उस बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं. बहुत इंसाइटफुल रहेगा. थैंक यू प्रोफेसर तनुजा. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for Thank you, Tanuja. Thank you.